नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं टिहरी रियासत के शासकों के बारे में। इससे पहले मैं आपको चंद राजवंश और पंवार राजवंश के जो वो शासक जो टिहरी रियासत से पहले के थे, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा शुरू होगा टिहरी रियासत के शासक यानी पंवार वंश के वो शासक जिन्होंने टिहरी में शासन किया, जिन्होंने टिहरी रियासत में शासन किया। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों ये होने वाला है और संपूर्ण यहाँ पे टिहरी रियासत का मैं आपको इतिहास बताने वाला हूँ। टिहरी रियासत में जो जो शासक जिन्होंने शासन किया उनके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया गया है, वहां पर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी चाहिए तो उसका लिंक भी दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखो, पिछली वीडियो को जरा याद करो, मैंने आपको वहां पे बताया था किस प्रकार से गढ़वाल में प्राकृतिक त्रासदियां आई थी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण गढ़वाल का राज्य कमजोर हो गया था। 1795 में पहले तो यहाँ पे अकाल पड़ता है भयंकर वाला। उसके बाद 1803 में यहाँ पे भूकंप आता है और 1804 में गोरखा इसका फायदा उठाकर 1804 में गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। खुड़बुड़ा नामक मैदान देहरादून में ये युद्ध होता है गढ़वाल सेना और गोरखाओं के बीच। तो 1804 में यहाँ पे प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 1804 में किसका आधिपत्य हो जाता है गढ़वाल में? गोरखाओं का। तो 1804 से लेकर 1815 तक यहाँ पे किसका शासन रहता है? गोरखाओं का शासन रहता है, यानी गोरखाओं का आधिपत्य रहता है गढ़वाल में। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से 1804 से लेकर 1815 तक गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया। क्योंकि अभी हमारी जो क्रम से हम सीरीज चला रहे हैं तो पंवार वंश पहले कंप्लीट कर देते हैं। टिहरी रियासत के जो भी पंवार वंश के राजा थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो 1804 से लेकर 1815 तक ये हम आगे आपको बताएंगे। आज हम टिहरी रियासत के प्रमुख राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी इसमें प्रमुख राजा हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, जो हिस्ट्री की यहाँ पे सीरीज चल रही है इसके डिटेल्स वाले नोट्स आपको हमारी हिस्ट्री की ईबुक में मिल जाएंगे। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। वहाँ पे आपको उस ईबुक में आपको उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन तक यानी कंप्लीट डिटेल्स नोट्स आपको उस ईबुक में प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यदि आपको ई बुक चाहिए दोस्तों तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिहरी रियासत का दोस्तों जो प्रथम राजा था वो था सुदर्शन शाह। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि 1804 में जब गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं तो इस समय यहाँ का शासक था प्रद्युम्न शाह, जिसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? श्रीनगर गढ़वाल। प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में मारा जाता है गोरखाओं के खिलाफ और 1804 में गोरखाओं का आधिपत्य हो जाता है गढ़वाल में। अब जो प्रद्युम्न शाह का पुत्र था सुदर्शन शाह, वो कुछ समय ऐसे ही जीवन बिताता है। कुछ समय तक वो हरिद्वार के कनखल में रहता है, कुछ समय बरेली में रहता है, और बरेली में उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज से, कैप्टन हेयर यंग से। कैप्टन हेयर यंग से सुदर्शन शाह की मुलाकात होती है और इस कैप्टन हेयर यंग को सुदर्शन शाह क्या करता है? 3005 रुपए में देहरादून परगने को बेच देता है। और यहां से फिर इसकी मुलाकात आगे कई अंग्रेज अधिकारियों से होती है और सुदर्शन शाह फिर अंग्रेजों से क्या करता है? मदद मांगने का प्रयास करता है। उनसे यह प्रयास करता है कि वो गोरखाओं पे आक्रमण करे और गोरखाओं को गढ़वाल से भगा दे। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिर सुदर्शन शाह अंग्रेजों की मदद से राजा बनता है। तो सुदर्शन शाह गढ़वाल में पंवार वंश का ये 55वां राजा हुआ और इसका शासनकाल माना जाता है 1815 से लेकर 1859 तक। इतना यहाँ पे सुदर्शन शाह ने शासन किया था। 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना होती है और 1859 तक ये राजा बना रहता है। और सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का दोस्तों प्रथम शासक था। टिहरी रियासत का प्रथम शासक कौन था? वो था सुदर्शन शाह। अब यहाँ पे जानते हैं कि अंग्रेजों ने गोरखाओं पर किस प्रकार से आक्रमण किया और सुदर्शन शाह के शासनकाल में किस प्रकार से गढ़वाल का विभाजन हो जाता है। क्योंकि जब सुदर्शन शाह राजा बनता है तो गढ़वाल दो भागों में बंट जाता है। एक भाग कहलाता है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत जहां का राजा कौन होता है? सुदर्शन शाह। और जो दूसरा भाग था दोस्तों वो कहलाता है ब्रिटिश गढ़वाल, जहां कौन शासन करते हैं? अंग्रेज शासन करते हैं।
तो दो भागों में बंट जाता है गढ़वाल, किसके समय? सुदर्शन शाह के समय। अब देखो, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं के खिलाफ आक्रमण शुरू किया 1815 में, तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। जब मैं आपको गोरखा शासन और अंग्रेज शासन के बारे में बताऊंगा तो वहां पे आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से नाला पानी का युद्ध होता है, फिर किस प्रकार से अंग्रेज कुमाऊं पर अधिकार करते हैं, वहां से भी गोरखाओं को हटाते हैं, और किस प्रकार से संगोली की संधि होती है। 1815 में संगोली या सुगोली की संधि होती है, और 1816 में सुगोली या संगोली की संधि की क्या होती है? पुष्टि होती है। तो इसके बारे में आपको आगे डिटेल्स में बताया जाएगा कि ये सुगोली की संधि आखिरकार थी क्या। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर दिया है। अब यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया है कुमाऊं और गढ़वाल में। अब देखो, सुदर्शन शाह ने बोला था अंग्रेजों को कि तुम क्या करो, गोरखाओं पर आक्रमण करो और फिर आप मुझे गढ़वाल दे देना। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि सुदर्शन शाह से अंग्रेज ये कहते हैं कि हमें, हमारे जो युद्ध में खर्चा हुआ है, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, हमारे जो युद्ध में व्यय हुआ है। क्योंकि देखो, कुमाऊं पर तो खैर अंग्रेजों का ही अधिकार होगा, लेकिन जो संपूर्ण गढ़वाल था वो सुदर्शन शाह को चाहिए था। सुदर्शन शाह ये चाह रहा था कि मैं फिर से श्रीनगर गढ़वाल में राजधानी बनाऊंगा, जो कि पहले से परमार वंश या पंवार वंशों की राजधानी रह चुकी थी। लेकिन अंग्रेज क्या मांगते हैं? 5 लाख रुपए सुदर्शन शाह से मांगते हैं, जो उनका युद्ध में खर्चा आया है। अब सुदर्शन शाह 5 लाख रुपए नहीं दे पाता है, तो इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं? गढ़वाल के आधे भाग, मतलब गढ़वाल का विभाजन कर देते हैं। तो 1815 में दोस्तों गढ़वाल का विभाजन होता है और गढ़वाल दो भागों में बंट जाता है, टिहरी रियासत में और ब्रिटिश गढ़वाल में। अब देखो, सुदर्शन शाह को कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया? तो सुदर्शन शाह को गढ़वाल का पश्चिमी भाग, लेकिन इस पश्चिमी भाग में देहरादून और रवाई को छोड़ा गया। देहरादून का तो खैर अलग ही इतिहास है। देहरादून को कभी कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया गया, कभी इसको मेरठ में मिलाया गया। तो इसको हम अलग से, वैसे जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज थी देहरादून की, जिसमें मैंने आपको काफी डिटेल्स में बताया है देहरादून के इतिहास के बारे में, इसको हम अलग चर्चा करेंगे। तो देहरादून को छोड़ा गया। और रवाई को क्यों छोड़ा गया? कि जो रवाई के मुआफीदार थे, उन्होंने गोरखाओं के खिलाफ जब अंग्रेजों का आक्रमण चल रहा था तो उन्होंने अंग्रेजों की काफी सहायता की थी। तो इसलिए रवाई क्षेत्र को इसलिए छोड़ा गया कि रवाई क्षेत्र को उस, मतलब उन्हीं मुआफीदारों को दिया गया। उन्हीं, मतलब जो भी वहां के क्या थे, मुआफीदार, या आप कह सकते हैं कि जो रवाई परगना थे, जो परगना अधिकारी थे, उनको वो क्षेत्र दिया गया कि आप इस पे शासन करिए। तो इसको भी टिहरी रियासत में शामिल नहीं किया गया रवाई क्षेत्र को। रवाई अभी वर्तमान में कहाँ है? उत्तरकाशी में है। यहाँ पे रवाई कांड भी होता है, इसको हम आगे भी जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये घटना है। तो रवाई गया और देहरादून को छोड़ा गया। बाकी पश्चिमी भाग, गढ़वाल का पश्चिमी भाग दिया गया सुदर्शन शाह को। और जो अन्य भाग था गढ़वाल का, उस पर किसने शासन किया? ब्रिटिशों ने शासन किया। और जिस भाग पे ब्रिटिशों ने शासन किया गढ़वाल के भाग में, उसे ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया। जबकि जिस भाग पर सुदर्शन शाह ने शासन किया उसे टिहरी रियासत के नाम से जाना गया, क्योंकि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टिहरी में बनाई, पुरानी टिहरी। ठीक है, क्योंकि जो अब आप आज की जो टिहरी देखते हैं वो नई टिहरी है, वो बाद में बसाई गई जब डैम का निर्माण हुआ। क्योंकि जो पुरानी टिहरी है वो डैम के अंदर समा चुकी है, वहां पे डूब चुकी है। अब देखो, राजधानी टिहरी किस प्रकार से स्थानांतरित हुई, कब हुई? तो टिहरी राजधानी की जो स्थापना हुई दोस्तों 30 दिसंबर 1815 में हुई। कई जगह 28 दिसंबर भी बताया गया है, लेकिन सही क्या है यहाँ पे? 30 दिसंबर 1815। तो टिहरी राजधानी की स्थापना या टिहरी रियासत की स्थापना, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो 30 दिसंबर 1815 को किसने की? सुदर्शन शाह ने यहाँ पे राजधानी स्थापित की। जहाँ पे पुरानी टिहरी था, जहाँ पे सुदर्शन शाह ने अपने राजधानी स्थापित की, वहां पे दो नदियों का संगम होता था, भिलंगना और भागीरथी का। भिलंगना और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? गणेश प्रयाग में, पुरानी टिहरी में। वहां पे सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी स्थापित की। जबकि जो पुरानी राजधानी थी गढ़वाल के परमार वंशों की, श्रीनगर, वहां पे श्रीनगर जो गढ़वाल था वो ब्रिटिशों ने अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, तो जो परमार वंश की पुरानी राजधानी थी वो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बना, जबकि टिहरी क्या बन गई? टिहरी रियासत की राजधानी बन गई। उसके बाद 6 फरवरी 1820 को ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट आता है टिहरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट किसके शासनकाल में उसने टिहरी की यात्रा की? तो सुदर्शन शाह के शासनकाल में 6 फरवरी 1820 को। और वो अपनी यात्रा के वृतांत में विवरण देता है कि यहाँ पे राजा ने छोटे छोटे भवनों का निर्माण किया था, और साथ ही साथ इसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि भी कहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं,
कलाविदों का शिरोमणि। ये किसने कहा है सुदर्शन शाह को? तो ये कहा है ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट ने। क्योंकि देखो सुदर्शन शाह स्वयं एक कवि था और इसके राज दरबार में बहुत सारे कवि वास करते थे, बहुत सारे कवियों को इसका संरक्षण प्राप्त था। तो इसने कलाविदों का शिरोमणि कहा किसको? सुदर्शन शाह को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। किसने कहा? ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट ने। उसके बाद 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होती है। अब इस संधि में क्या कहा जाता है? इस संधि में यह कहा जाता है कि जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है, इस टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हमेशा क्या रहेगा? सुदर्शन शाह के जो भी वंशज होंगे वो अधिकार करेंगे, और बदले में यदि ब्रिटिश जो गढ़वाल है, मतलब कुल मिला के ब्रिटिश सरकार है, वो यदि किसी विपत्ति में आती है, उसको किसी विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तो टिहरी गढ़वाल के जो शासक होंगे, जो नरेश होगा, वो ब्रिटिश सरकार की सहायता करेगा। इसलिए दोस्तों जब 1857 की क्रांति होती है पूरे देश में, ब्रिटिशों के खिलाफ ये क्रांति होती है, लेकिन ये गढ़वाल में इस क्रांति का प्रभाव ना के बराबर होता है, क्योंकि जो टिहरी का नरेश था इसने स्वयं यहाँ पे ब्रिटिशों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। क्यों की थी? क्योंकि 1820 में संधि हो चुकी थी सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार की मध्य संधि कब हुई थी? 4 मार्च 1820 को। उसके बाद दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, जो रवाई क्षेत्र था, मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में सम्मिलित नहीं किया गया था, रवाई को छोड़कर, ठीक है, और देहरादून को छोड़कर। तो रवाई क्षेत्र को या रवाई परगना जो था, जो कि अभी वर्तमान में उत्तरकाशी में है, इसको टिहरी रियासत में सम्मिलित नहीं किया गया था। जो उस समय रवाई के मुआफीदार थे उन्होंने क्या किया दोस्तों? इसका फायदा उठाया और उन्होंने वहां की जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अब इस कारण से वहां पे जनता बड़ी ही वो हो गई और जनता ने वहां पे विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब इसीलिए 1824 में क्या किया गया? रवाई को टिहरी में शामिल कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि रवाई की जनता वहां पे विद्रोह करने लग गई और वो मुआफीदार उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए 1824 में रवाई को टिहरी रियासत में भी शामिल किया गया। तो रवाई परगना को कब किया गया टिहरी रियासत में शामिल? 1824 में। और सुदर्शन शाह ने टिहरी में एक भवन का निर्माण किया जिसको पुराना दरबार के नाम से जाना जाता है। एक त्रिखंडीय भवन था और पुराना दरबार इसको कहा जाता है। तो टिहरी रियासत में पुराना दरबार का निर्माण किसने कराया? सुदर्शन शाह ने कराया। और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का या टिहरी गढ़वाल या टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो वो था सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का भरपूर साथ भी दिया था, क्योंकि 1820 में ये संधि हो चुकी थी किनके बीच? सुदर्शन शाह और ब्रिटिश के बीच। अब दोस्तों यहाँ पे सुदर्शन शाह के साहित्य प्रेम के बारे में जानते हैं। तो सुदर्शन शाह क्या था? एक स्वयं एक कवि था और सूरत कवि के नाम से ये कविताएं लिखता था। सूरत कवि कौन था? ये था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने सभासार नामक ग्रंथ की रचना की है और इस सभासार ग्रंथ में दोस्तों कितने खंड हैं? टोटल 7 खंड हैं। और ये सभासार ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है जिससे हमें जानकारी मिलती है गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित जो जानकारी मिलती है, सभासार ग्रंथ से बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो सभासार ग्रंथ की रचना किसने की? वो की थी सूरत कवि, या आप कह सकते हैं जिसको सुदर्शन शाह, मतलब जो सूरत कवि था वही सुदर्शन शाह था, क्योंकि यह सूरत कवि के नाम से कविताएं या रचनाएं लिखता था। सुदर्शन शाह का राज कवि था हरिदत्त शर्मा। कौन था? हरिदत्त शर्मा। और देखो कुमुचानंद भी एक अन्य कवि हुए इसके दरबार में जिसको सुदर्शन शाह का आश्रय प्राप्त था। कुमुचानंद ने एक काव्य की रचना की, सुदर्शनोदया। तो सुदर्शनोदया काव्य की रचना किसने की दोस्तों? वो की थी कुमुचानंद ने। अगर हम सुदर्शन शाह के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 1826 में सुदर्शन शाह का विवाह होता है कांगड़ा की कटोच वंशीय महाराज संसार चंद की 2 राजकुमारियों से। और यह विवाह कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है। और 6 जून 1859 में सुदर्शन शाह का क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। अगर हम सुदर्शन शाह के रचनाओं की बात करें तो एक तो इसने सभासार नामक ग्रंथ की रचना की, एक इसने गोरखवाणी, ये इंपॉर्टेंट है, गोरखवाणी की रचना किसने की? तो वो की थी दोस्तों सुदर्शन शाह ने। और जो हरिदत्त शर्मा है इसका राजकवि, इसने सभाभूषण हो गया, विष्णु स्मृति हो गया और रामायण दीपिका इसकी रचना भी किसने की है? तो वो की है दोस्तों हरिदत्त शर्मा ने। और देखो टिहरी रियासत का जो प्रथम भू बंदोबस्त हुआ था, कब हुआ था? 1823 में।
ये इंपॉर्टेंट है। 1883 में टिहरी रियासत का प्रथम या पहला भू बंदोबस्त हुआ था और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी हुआ था सुदर्शन शाह के शासनकाल में। सुदर्शन शाह के शासनकाल की एक अन्य प्रमुख घटना है अठूर विद्रोह। 1851 में होता है अठूर विद्रोह। ये अठूर विद्रोह तिहाड़ कर के विरोध में हुआ था। अब ये तिहाड़ कर क्या होता है? तो कृषि उपज का तीसरा भाग कर के रूप में देना। तो ये कर था दोस्तों तिहाड़ कर, और इसके विरोध में होता है अठूर विद्रोह 1851 में। किसके शासनकाल में? सुदर्शन शाह के शासनकाल में। इस अठूर विद्रोह को टिहरी का प्रथम जन आंदोलन में माना जाता है। और इस अठूर विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो वो करता है बद्री सिंह असवाल। अठूर विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये प्रमुख घटनाएं थी सुदर्शन शाह के शासनकाल की, जो मैंने आपको यहाँ पे काफी डिटेल्स में बता दी है। फिर जो अठूर विद्रोह है ये भवानी शाह के शासनकाल में भी पनपने लगता है। इसको अभी आगे हम जानेंगे। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे भवानी शाह के बारे में। भवानी शाह का जो शासनकाल माना जाता है 1859 से लेकर 1871 तक। और भवानी शाह पंवार वंश का कौन सा शासक था? 56वां राजा। लेकिन अगर हम टिहरी रियासत की बात करें तो टिहरी रियासत का ये दूसरा राजा था। अब देखो, जो इसका पिता था सुदर्शन शाह, उसने तो इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था भवानी शाह को। लेकिन क्या होता है कि इसकी मतलब सुदर्शन शाह की दो पत्नियां थी। तो सुदर्शन शाह की जो छोटी रानी थी, रानी खनेटी देवी, उसका एक पुत्र रहता है जिसका नाम क्या होता है? शेरशाह। तो शेरशाह यहाँ पे क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और सुदर्शन शाह की मृत्यु से पहले ही वो स्वयं को राजा घोषित कर देता है। अब ये भवानी जो शाह था ये बड़ा शरीफ आदमी था। ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। राजकाज में इसको ज्यादा रुचि नहीं थी। तो इसलिए इसके खिलाफ वो विद्रोह करके स्वयं वहां पर राजगद्दी पर बैठ जाता है 1859 में। कौन बैठ जाता है? जो छोटी रानी थी सुदर्शन शाह की, रानी खनेटी देवी, उसका पुत्र था शेरशाह। शेरशाह 1859 में राजगद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब राज दरबारी यहाँ पे दो गुटों में बट गए। कुछ राज दरबारी थे भवानी शाह के पक्ष में, क्योंकि भवानी शाह को सुदर्शन शाह ने भवानी शाह को सुदर्शन शाह ने राजा घोषित कर लिया था। तो इसलिए कुछ राज दरबारी तो भवानी शाह के पक्ष में थे और कुछ हो जाते हैं शेर शाह के पक्ष में। अब यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों को क्या करना पड़ता है? बीच में दखल देनी पड़ती है। तो शेरशाह जो लगभग 9 महीने तक के करीब राजगद्दी पर बैठा रहा। लेकिन उसके बाद जो तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर थे हेनरी रैमजे के बारे में आपको अभी आगे काफी डिटेल्स में बताया जाएगा जब ब्रिटिश काल आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो हेनरी रैमजे था उस समय ये क्या था? यहाँ पे ये हुआ करता था कुमाऊं कमिश्नर। तो हेनरी रैमजे यहाँ पे आता है 24 अक्टूबर 1859 को। 24 अक्टूबर 1859 को ये स्वयं भवानी शाह का यहाँ पर राज्य अभिषेक करता है। और शेरशाह विद्रोह न करे इसलिए वो देहरादून में नजरबंद कर देता है शेरशाह को। तो इस प्रकार भवानी शाह 56वां शासक बनता है गढ़वाल के परमार वंश का। अब देखते हैं कि भवानी शाह का कार्यकाल कैसा रहा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो, 24 अक्टूबर 1859 को भवानी शाह का राज्याभिषेक होता है और शेरशाह को देहरादून में नजरबंद किया जाता है। अब इसकी शासन व्यवस्था कैसी रही? तो इसके समय की जो प्रमुख घटना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भवानी शाह था इसके पास कोई भी राजनीतिक कुशलता नहीं थी, क्योंकि एक राजकाज में इसको बिल्कुल रुचि नहीं थी। एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और इसने जो अपना राजकाज था वो अपने पदाधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया था। अब इस प्रकार से क्या हुआ यहाँ पे कि जो पदाधिकारी थे राज्य के, उन्होंने इसका फायदा उठाया और इन्होंने जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। तो इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना होती है जौनपुर परगना विद्रोह। जौनपुर परगना निवासी क्या करते हैं? जो शेरशाह के पक्षधर थे उनके साथ मिलकर भवानी शाह के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ब्रिटिश सरकार की सहायता से ये विद्रोह दबा लिया जाता है। दूसरा जो विद्रोह होता है अठूर विद्रोह। देखो, प्रथम अठूर विद्रोह 1851 में हुआ था सुदर्शन शाह के शासनकाल में। दूसरा अठूर विद्रोह इसके शासनकाल में भी क्या हो जाता है? पनपने लग जाता है। लेकिन उस समय देखो हेनरी रैमजे क्या है? अभी कुमाऊं का कमिश्नर है। तो हेनरी रैमजे की सहायता से गढ़वाल में इस समय एक भू बंदोबस्त किया जाता है 1861 में, जिसका नाम है 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था। 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था गढ़वाल में किसके शासनकाल में हुई? भवानी शाह के शासनकाल में 1861 में। और किसकी सहायता से? तो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे की
सहायता से। तो जब ये भू बंदोबस्त लागू हो जाता है तो जो अठोर विद्रोह हुआ था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो 1861 का भू बंदोबस्त, और ये टिहरी गढ़वाल का या टिहरी रियासत का दूसरा भूमि बंदोबस्त था दोस्तों, जो कि भवानी शाह के शासनकाल में हुआ है। प्रथम भू बंदोबस्त सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। दूसरा भू बंदोबस्त ये किसके शासनकाल में हुआ? भवानी शाह के शासनकाल में। 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था वाला भू बंदोबस्त 1861 में ये हुआ था। अब इसके शासनकाल में क्या होता है कि ये क्या करता है, 1860 में विल्सन नामक व्यक्ति को वनों का ठेका दे देता है। और ये विल्सन नामक व्यक्ति इसका इतना फायदा उठाता है, इतना फायदा उठाता है कि इस समय वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती है और भवानी शाह के शासनकाल में अधिकांश वन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। 1860 में इसने विल्सन को ठेका दिया था। वैसे सुदर्शन शाह ने भी अंग्रेजों को यहाँ पे ठेका दिया था, लेकिन इसके शासनकाल में मतलब अत्यंत वन काटे जाते हैं। किसको दिया था इसने ठेका? 1860 में विल्सन को। अब इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी ज़्यादा राजकाज में रुचि तो थी नहीं, लेकिन भवानी शाह ने 1862 में क्या किया था, एक संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला देवप्रयाग में खोली थी। देवप्रयाग में क्या खोली थी? एक संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला खोली थी देवप्रयाग में। किसने? भवानी शाह ने 1862 में। तो ये इसका एक प्रमुख कार्य था, और जो भी अन्य इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इसके शासनकाल में वो मैंने आपको बता दी है। भवानी शाह के बाद राजा बनता है प्रताप शाह। प्रताप शाह का शासनकाल 1871 से लेकर 1886 तक था, और ये पंवार वंश का कौन सा राजा था? 57वां राजा। अगर हम टिहरी रियासत की बात करें तो टिहरी रियासत का था ये तीसरा राजा। दोस्तों प्रताप शाह ने अपने शासनकाल में प्रजाहित में बहुत सारे कार्य किए। इसके शासनकाल में 1873 में टिहरी रियासत का तीसरा भू बंदोबस्त होता है। दो बंदोबस्त इससे पहले हो चुके हैं। पहला बंदोबस्त सुदर्शन शाह के शासनकाल में, दूसरा बंदोबस्त भवानी शाह के शासनकाल में, और तीसरा जो भू व्यवस्था या भू बंदोबस्त कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया? प्रताप शाह ने कराया 1873 में। और इस भू व्यवस्था या भू बंदोबस्त को कहा जाता है दोस्तों ज्यूला पेमाइश। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यूला पेमाइश। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ज्यूला पेमाइश नामक भू बंदोबस्त या भू व्यवस्था किस शासक ने कराई, किस राजा ने कराई? तो प्रताप शाह ने कराया 1873 में। कहाँ कराया? टिहरी रियासत में। इस ज्यूला पेमाइश की विशेषता क्या थी? तो इसमें एक तो राजा ने अपने राज्य को, जो टिहरी रियासत राज्य था, इसको 22 पट्टियों में विभक्त किया। कितनी पट्टियों में विभक्त किया? 22 पट्टियों में। और प्रत्येक पट्टी में एक एक करदार यानी जो कर लेने वाला है उसको नियुक्त किया, जिससे कि जो राजस्व होता है उसको लेने में कठिनाई ना हो। तो ज्यूला पेमाइश नामक भू व्यवस्था ये किसकी थी? तो ये थी प्रताप शाह की। प्रताप शाह ने दोस्तों प्रजाहित में अनेक कार्य किए, और इसके जो ये महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इनको जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम प्रताप शाह ने क्या किया? 1877 में एक नगर बसाया अपने नाम से, और उस नगर का नाम क्या रखा? प्रताप नगर रखा। तो प्रताप नगर कब बसाया प्रताप शाह ने? 1877 में। और इस प्रताप नगर का पुराना नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रताप नगर का पुराना नाम था ढांगधार, और इस प्रताप नगर को किसने बसाया? प्रताप शाह ने 1877 में। उसके बाद 1883 में प्रताप शाह ने क्या किया? एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, और ये अंग्रेजी स्कूल था दोस्तों 8th क्लास तक। 8th क्लास तक इस अंग्रेजी स्कूल को किसने बसाया? प्रताप शाह ने बसाया। यानी आप कह सकते हैं कि टिहरी रियासत का प्रथम शासक जिसने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की वो किसने की? तो वो की थी प्रताप शाह ने। 1883 में इसने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जो कि 8th क्लास तक था। उसके बाद कीर्ति शाह ने इसी स्कूल को हाई स्कूल तक बढ़ाया था, वो हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक कवर हो गया, आपका क्लियर हो गया। उसके बाद टिहरी में जो सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की वो भी किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। और प्रताप शाह ऐसा प्रथम राजा था जिसने टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? वो भी की थी प्रताप शाह ने, और इसका नाम उसने रखा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद टिहरी में प्रथम अस्पताल खोला गया था 1883 में, और इसकी स्थापना भी किसने की थी? प्रताप शाह ने ही की थी। उसके बाद प्रताप शाह के शासनकाल में 3 प्रमुख कुप्रथाएं हुआ करती थी, पाला, खण और विसाहा। अब देखो ये पाला क्या हुआ करती थी? तो दरबार में, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दरबार में दूध पहुंचाना, दूध और घी पहुंचाना,
इस प्रथा को कहते हैं पाला। उसके बाद खण क्या थी? तो जो खण था दोस्तों, ये थी एक बेगार, बेगार देना। इसे इस समय गढ़वाल में खण कहा जाता था। जबकि जो विसाह था, ये था अन्न रूप में कर पहुंचाना। में कर कहाँ पहुंचाना था? दरबार में। देखो, एक तो राजस्व था, ठीक है, भूकर हो गया, वो तो अलग बात है, राजस्व तो सभी को देना ही पड़ता और वो देना भी चाहिए। लेकिन उस समय ये तीन कुप्रथाएं थी दरबार में। एक तो दूध और घी पहुंचाना जरूरी था राजा के लिए, दरबार में बेगार उपलब्ध कराना, बेगार देना दरबार में, और अन्न रूप में कर पहुंचाना, जिसको कहा जाता था विसाहा। ये तीन कुप्रथाएं हुआ करती थी उस समय टिहरी रियासत में। तो 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह पर प्रताप शाह ने क्या किया? इन तीनों जो ये प्रचलित कुप्रथाएं थी टिहरी रियासत में, इनको समाप्त करने का कार्य किया। तो पाला, खण और विसाह नामक जो कुप्रथाएं थी टिहरी रियासत में राज दरबार में, इसको समाप्त करने का श्रेय जाता है प्रताप शाह को। और किसकी सलाह पर 1885 में इसने ये तीन कुप्रथाएं समाप्त की थी? महारानी गुलेरिया की सलाह पर। साथ ही साथ प्रताप शाह ने दोस्तों टिहरी और मसूरी, साथ साथ टिहरी और श्रीनगर तक 2 राजमार्गों का निर्माण भी कराया था प्रताप शाह ने। और मसूरी श्रीनगर मार्ग में 4 विश्राम गृह भी इसने बनाए थे। उसके बाद प्रताप शाह ने टिहरी में एक न्यायालय का निर्माण भी कराया, जिसका नाम उसने क्या रखा? चीफ कोर्ट रखा। और दोस्तों, प्रताप शाह ऐसा शासक था जो लगभग प्रत्येक 2 और 3 माह में अपने पूरे राज्य में घूम के आता था। समय समय पर ये राज्य का भ्रमण करता था कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, राज्य में प्रजा सुखी है या नहीं सुखी है। तो बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है प्रताप शाह को इसीलिए, और इसीलिए इसने महत्वपूर्ण प्रजा हित में कई कार्य भी किए और लगातार ये भ्रमण भी करता रहता था अपने राज्य का समय समय पर। उसके बाद दोस्तों, अगर हम प्रताप शाह के व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, प्रताप शाह की, तो प्रताप शाह की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था रानी कटोची देवी और दूसरी का नाम था रानी गुलेरिया कुंदन देवी। तो जो रानी कटोची थी, इसका तो 2 वर्ष की मतलब 2 वर्ष पश्चात ही, विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। जबकि जो गुलेरिया रानी थी, गुलेरिया रानी से प्रताप शाह को 3 पुत्र होते हैं, युवराज कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। ये 3 पुत्र होते हैं गुलेरिया रानी से। प्रताप शाह के शासनकाल में एक कवि हुए देवराज, कवि देवराज, और कवि देवराज ने प्रताप शाह के शासनकाल में गढ़वाल राज्य वंशावली की भी रचना की है। और प्रताप शाह के बारे में भी इनका उल्लेख मिलता है। प्रताप शाह की काफ़ी इन्होंने तारीफ की है अपने, मतलब जो भी प्रताप शाह का शासनकाल रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका शासनकाल रहा था। तो ये था प्रताप शाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और फरवरी 1887 में प्रताप शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। उसके बाद जो राजा बनते हैं प्रताप शाह के पुत्र कीर्ति शाह, जो कि रानी गुलेरिया के पुत्र थे। कीर्ति शाह का शासनकाल था 1886 से लेकर 1913 तक, और ये पंवार वंश के 58वें राजा हुए। जबकि टिहरी रियासत के ये चौथे राजा हैं। प्रथम हो गया सुदर्शन शाह, दूसरे हो गए भवानी शाह, तीसरे हो गए प्रताप शाह और चौथी हो गए कीर्ति शाह। तो 1886 से लेकर 1913 तक इनका शासनकाल रहा। कीर्ति शाह दोस्तों मात्र 13 वर्ष की उम्र में बैठ जाते हैं राजगद्दी पर। लेकिन इनकी संरक्षिका के रूप में कार्यभार कौन संभालती है? रानी गुलेरिया, जो राजमाता थी रानी गुलेरिया, इसकी माता, वो संरक्षिका के रूप में कार्यभार संभालती है। और 1892 तक, कब तक? 1892 तक जब ये कार्यभार संभाल रही थी, तो इनकी कुशलता और इनके राज का जब ये चला रही थी, तो उसकी कुशलता को देखकर तत्कालीन जो यूपी के संयुक्त प्रांत, यूपी के क्या थे उस समय गवर्नर थे सर अल्फ्रेड, वो स्वयं टिहरी रियासत में आए थे और उन्होंने रानी गुलेरिया की प्रशंसा भी की थी। तो 1892 तक ये कार्यभार संभालती है और उसके बाद 16 मार्च 1892 को राज्यभार सौंप देती है कीर्ति शाह को, जब कीर्ति शाह 18 साल के हो जाते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहा कीर्ति शाह का शासन प्रबंधन, शासन व्यवस्था, और कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं कीर्ति शाह ने। तो कीर्ति शाह ने भी अपने पिता की तरह शासन व्यवस्था संभाली और उस हिसाब से कार्य किए, प्रजाहित में अनेक कार्य किए। साथ ही साथ 2 प्रमुख कोर्ट, 2 कोर्ट बनाए कीर्ति शाह ने। 2 कोर्ट की स्थापना की, चीफ कोर्ट और हुजूर कोर्ट। जो ये चीफ कोर्ट था, यहाँ पे जनता की अपील सुनी जाती थी, जनता की अपील। लेकिन अगर जनता की जो अपील यहाँ पे हो रही है, वो यहाँ पे कुल मिला के उसका यहाँ पे परिणाम नहीं निकल पा रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो मामला जाता हुजूर कोर्ट, यानी स्वयं अब राजा उस फैसले को सुनता था। तो पहले जो मामले सुनाए, जैसे आज का क्या होता है, आज का हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसी प्रकार पहले एक चीफ कोर्ट हुआ करता था
और उसके बाद हुजूर कोर्ट, जहां पर स्वयं राजा उस फैसले को सुनता था और स्वयं निर्णय लेता था। तो दो कोर्ट होते थे कीर्ति शाह के शासनकाल में, चीफ कोर्ट और हुजूर कोर्ट। साथ ही साथ अब देखो, भवानी शाह ने जो वनों के ठेके दिए थे वो अंग्रेजों को दिए थे, लेकिन कीर्ति शाह ने वनों के ठेके ब्रिटिश सरकार को नहीं दिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकारों ने वनों का काफी हनन किया। जो कीर्ति शाह ने वनों के ठेके दिए दोस्तों, वो दिए गढ़वाली ठेकेदारों को। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। साथ साथ एक गढ़वाली ठेकेदार हुए गंगाराम खंडूड़ी। गंगाराम खंडूड़ी, तो गंगाराम नामक जो ये ठेकेदार हुआ करता, इसको देवदार के 1500 पेड़ निःशुल्क दिए थे। किसने? कीर्ति शाह ने। अब कीर्ति शाह के प्रमुख कार्यों के बारे में एक नजर डालते हैं यहाँ पे, ये कौन कौन से कीर्ति शाह ने प्रमुख कार्य कराए। तो सर्वप्रथम एक तो टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की 1891 में, और 1907 में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस, और 1909 में इसने हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1891 में हो गया प्रताप हाई स्कूल, 1907 में हो गया कैंपबेल बोर्डिंग हाउस, और 1909 में हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह के शासनकाल में इनकी स्थापना हुई है। उसके बाद टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, ये किसके शासनकाल में हुई है? कीर्ति शाह के ही शासनकाल में हुई। और देखो, श्रीनगर में आपने जो राजकीय इंटर कॉलेज है श्रीनगर का, वहाँ पे एक छात्रावास है, तो उस छात्रावास का निर्माण भी कीर्ति शाह ने ही कराया था, और उस छात्रावास के निर्माण में 3000 रुपये राशि भी 3000 रुपये राशि दी थी कीर्ति शाह ने मदद हेतु उस छात्रावास के निर्माण हेतु। तो अभी भी उस राजकीय इंटर कॉलेज में वो अभी छात्रावास वहाँ पे है। आप जो श्रीनगर में रहते होंगे उन्होंने वो देखा होगा। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद उत्तरकाशी में इसी के शासनकाल में कुष्ठ आश्रम की स्थापना हुई थी, और कीर्ति शाह ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की भी स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको सीधे याद रखना है। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? कीर्ति शाह के शासनकाल में। अब टिहरी में घंटाघर की स्थापना भी किसके शासनकाल में हुई? कीर्ति शाह के शासनकाल में। ये घंटाघर वैसे पुरानी टिहरी हुआ करता था, जो पुरानी टिहरी क्या थी, इन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जब से डैम बना फिर ये घंटाघर भी उसमें डूब चुका है। तो टिहरी, पुरानी टिहरी में घंटाघर की स्थापना भी किसने की थी? कीर्ति शाह ने ही की थी। और कब की थी ये आपको यहाँ पे जानना होगा, 1898 में, ठीक है, 1898 में, जब महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन था। तो उस दिन के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के अवसर पर 1898 में टिहरी में घंटाघर की स्थापना की गई थी। उसके बाद टिहरी में 1897 में नया राजभवन का निर्माण भी किसने कराया? कीर्ति शाह ने कराया था। और कीर्तिनगर शहर की स्थापना, कीर्तिनगर शहर जो है उसकी स्थापना भी किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। तो प्रतापनगर शहर की स्थापना की थी प्रताप शाह ने, जबकि कीर्तिनगर शहर की स्थापना किसने की दोस्तों? वो की थी कीर्ति शाह ने। और कीर्ति शाह के ही शासन काल में टिहरी की जनता को बिजली उपलब्ध हुई थी। किसके शासनकाल में? कीर्ति शाह के शासनकाल में। उसके बाद कीर्ति शाह के कुछ प्रमुख धार्मिक कार्यों को देख लेते हैं, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित किया था कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह के ही शासनकाल में 1902 में क्या होता है? टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कौन कराता है? कीर्ति शाह कराता है। और 1902 में ही क्या होता है? स्वामी राम तीर्थ का टिहरी में आगमन होता है। स्वामी राम तीर्थ, इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1873 को। कहाँ हुआ था? पंजाब के गुजरावाला में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 17 अक्टूबर 1906 को। ये कहाँ हुई थी? ये टिहरी में हुई थी। इन्होंने गंगा में समाधि ली थी। अब देखो क्या होता है कि 1902 में जब स्वामी राम तीर्थ का आगमन होता है टिहरी में, उस समय यहाँ के राजा कौन थे? कीर्ति शाह थे। तो जो कीर्ति शाह थे वो स्वामी राम तीर्थ को कहाँ भेज देते हैं? जापान भेज देते हैं। जापान में जो सर्वधर्म सम्मेलन होता है उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए कीर्ति शाह भेजते हैं स्वामी राम तीर्थ को जापान। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ 1906 में दीपावली के दिन क्या करते हैं? गणेश प्रयाग में जल समाधि लेते हैं। तो जो टिहरी बांध है, जो आज टिहरी डैम है, उसका नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। वो किसके नाम पर पड़ा? वो इन्हीं स्वामी राम तीर्थ के नाम पर पड़ा, स्वामी राम तीर्थ सागर। साथ ही साथ टिहरी के बादशाही थोल में एक कैंपस है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल की, उसके 3 कैंपस है। एक तो बिरला कैंपस है, एक पौड़ी में है बीजीआर, और एक टिहरी में है एसआरटी कैंपस। तो इस एसआरटी कैंपस का नाम भी है स्वामी राम तीर्थ के नाम से ही इस एसआरटी कैंपस का नाम रखा गया है, स्वामी राम तीर्थ परिसर इसका नाम। तो स्वामी राम तीर्थ का आगमन कब हुआ था टिहरी? 1902 में। 1906 में इनका
ये जल समाधि लेते हैं गणेश प्रयाग में। और किसके शासनकाल में ये टिहरी में आए थे? कीर्तिशाह के शासनकाल में। और कीर्तिशाह ने इनको 1902 में कहाँ भेजा था? सर्वधर्म सम्मेलन में भेजा था, जापान। तो ये जो धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित किया था कीर्तिशाह ने, ये फैक्ट आपको नोट करने हैं। एक अन्य फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे, नरेंद्र हिंद लॉ। नरेंद्र हिंद लॉ, ये जो नरेंद्र हिंद लॉ था, ये था यहाँ पे गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित एक नियम बनाए गए थे। और हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल की इन परंपराओं पर जो संबंध था, ये नरेंद्र हिंद लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित भी किसने किया था? कीर्तिशाह ने ही किया था। तो ये कीर्तिशाह के प्रमुख कार्य थे। अब देखो, कीर्तिशाह की लोकप्रियता की अगर बात की जाए तो पंवार वंश का सबसे योग्य और जनता का सबसे प्रिय शासक माना जाता है कीर्तिशाह को। कीर्तिशाह को अंग्रेजों ने कई उपाधियां दी हैं। 1892 में क्या हुआ था? आगरा दरबार में जो वायरस थे लॉर्ड लैंसडाउन, उन्होंने भारतीय नरेशों के समक्ष कीर्तिशाह की प्रशंसा की थी और ये कहा था कि यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यदि भारत के राजकुमार गढ़वाल के राजकुमार कीर्तिशाह को अपना आदर्श बनाने और उनके समान योग्यता प्राप्त करने की प्रेरणा ले तो ये मतलब बहुत बड़ी बात होगी। तो कीर्तिशाह की उन्होंने तारीफ की थी। किसने की थी? लॉर्ड लैंसडाउन ने 1892 में आगरा दरबार में। उसके बाद 1898 में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी और 1901 में नाइट कमांडर की इनको उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। उसके बाद 1903 में, ये उपाधियां आपको नोट करनी है क्योंकि इनके बारे में इनकी उपाधियां पूछी जाती है। 1903 में अंग्रेज सरकार ने दिल्ली दरबार में इन्हें सर और सर की उपाधि दी और KCSI यानी कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, ये उपाधि भी दी थी 1903 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें। इससे पहले की एक और घटना है, 1900 में जब ये इंग्लैंड गए थे तो यहाँ पे इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई थी। 11 तोपों की सलामी। तो काफी योग्य शासक थे कीर्तिशाह और जनता के भी ये प्रिय शासक थे और अंग्रेजों के भी मतलब अच्छे संबंध थे इनके अंग्रेजों के साथ। और 1906 में ब्रिटिश सरकार ने कीर्तिशाह को राज्य काउंसिल का सदस्य भी नियुक्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे मैंने आपको कीर्तिशाह के बारे में बता दिए हैं। अब अगर इनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इनकी भी 2 रानियां हुई। एक रानी थी नेपोलिया रानी और दूसरी रानी थी बिष्टियानी। तो दोनों रानियों से एक एक पुत्र प्राप्त होते हैं। कीर्तिशाह को जो नेपोलिया रानी थी उससे जो पुत्र प्राप्त होता है वो नरेंद्र शाह, और जो दूसरी रानी थी रानी बिष्टियानी, तो उससे कौन सा पुत्र प्राप्त होता है? कुंवर सुरेंद्र शाह। तो ये 2 पुत्र थे कीर्तिशाह के और 1913 में कीर्तिशाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद शासक कौन बनता है? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का शासनकाल है 1913 से लेकर 1946 तक। नरेंद्र शाह मात्र 15 वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। राज्याभिषेक इनका हो जाता है और इनकी संरक्षिका के रूप में कार्यभार संभालती हैं राजमाता नेपोलिया रानी। नरेंद्र शाह का 1916 में विवाह होता है क्यूंठल की राजकुमारी कमलेंदुमती और इंदुमती से, यानी 2 रानियां थी नरेंद्र शाह की भी। अब देखते हैं यहाँ पे नरेंद्र शाह के शासनकाल के कुछ प्रमुख कार्य, कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे नरेंद्र शाह के शासनकाल में। तो सर्वप्रथम एक तो 1919 में पंचायतों की स्थापना होती है नरेंद्र शाह के शासनकाल में। 1920 में कृषि बैंक की भी स्थापना और छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की जाती है नरेंद्र शाह के शासनकाल में। तो कृषि बैंक की स्थापना टिहरी रियासत में किसके शासनकाल में हुई? नरेंद्र शाह के शासनकाल में 1920 में। और छात्रवृत्ति निधि की भी स्थापना इसी के शासनकाल में हुई। उसके बाद 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की जाती है अपने नाम से और वहाँ पे एक राजभवन बनाया जाता है। लेकिन 1925 में, अभी तो 1921 है, 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई, वहाँ पे एक राजभवन का निर्माण शुरू कराया गया। लेकिन जो ये राजभवन है ये 1924 में बनकर पूर्ण होता है और 1925 में नरेंद्र शाह क्या करता है? नरेंद्र नगर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है। 1925 में नरेंद्र नगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? नरेंद्र शाह ने बनाया था। उसके बाद 1921 में टिहरी में प्रथम बार जनगणना होती है और यह भी किसके शासनकाल में होती है दोस्तों? नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही होती है। उसके बाद 1923 में टिहरी में एक आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना होती है और 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की भी स्थापना की जाती है। तो ये दोनों कार्य कब हुए थे? 1923 में।
1940 में नरेंद्र शाह प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना करते हैं और 1942 में यहाँ पे एक कन्या पाठशाला की स्थापना करते हैं टिहरी में। अब देखो नरेंद्र शाह को कौन कौन सी प्रमुख उपाधियां दी गई हैं। दोस्तों इसके डिटेल्स नोट्स आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, उस वेबसाइट पे आपको हमारी ई बुक का वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो देखो नरेंद्र शाह को कौन कौन सी प्रमुख उपाधियां दी गई है। तो अलंकारी व लेफ्टिनेंट की उपाधि इनको किसने दी थी, तो ये दी थी इन्होंने, ये उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार ने दी थी, अलंकारी और लेफ्टिनेंट की उपाधि। जबकि एलएलडी की उपाधि इनको किसने दी थी, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इनको एलएलडी की उपाधि दी। और परमार वंश का शेरशाह सूरी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में दोस्तों राज्य में सड़कों का प्रसार हुआ था काफी। तो परमार वंश का शेरशाह सूरी किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र शाह को कहा जाता है परमार वंश का शेरशाह सूरी। अब नरेंद्र शाह के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो एक तो प्रमुख घटना हुई थी रवाई कांड, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये रवाई कहाँ है, आपका रवाई जो परगना है ये आपका उत्तरकाशी में। और ये रवाई कांड कब हुआ था दोस्तों, 30 मई 1930 को। हुआ एक था कि जब 1927-28 में वन व्यवस्था लागू की गई थी टिहरी रियासत में, नई वन व्यवस्था, तो उसके विरोध में 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी, ये नदी आपको नोट करनी है, रवाई कांड किस नदी के किनारे हुआ था, यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के किनारे कुछ आंदोलनकारी इन वन नीतियों के खिलाफ, या जो ये वन नीतियां लागू की गई थी टिहरी रियासत की ओर से, उनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इस विद्रोह का दमन करने के लिए नरेंद्र शाह का जो दीवान था वो था चक्रधर जुयाल, चक्रधर जुयाल। तो दीवान चक्रधर जुयाल वहां पे जाता है जहां पे ये आंदोलन चल रहा था, और उन निहत्थे लोगों को गोलियों से भून देता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो नरेंद्र शाह है इनका इसमें कोई हाथ नहीं था इस रवाई कांड में, क्योंकि नरेंद्र शाह उस समय विदेश यात्रा कर रहे थे, यूरोप की यात्रा में थे, और चक्रधर जुयाल ने सीधे इन पर गोलियां चला दी इन निहत्थे लोगों पर। तो इस कांड को दोस्तों गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी माना जाता है टिहरी रियासत का। जबकि चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है, जनरल डायर, क्योंकि जो ये हुआ था, जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां पे गोलियां किसने चलवाई थी, जनरल डायर ने। तो उसी प्रकार से ये रवाई कांड यहाँ पर भी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी चक्रधर जुयाल ने, इसको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। तो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड ये किसके शासनकाल में हुआ, नरेंद्र शाह के शासनकाल में। और ये घटना कब घटी थी, 30 मई 1930 को। और नरेंद्र शाह ऐसा भी माना जाता है कि उस समय ये यहाँ नहीं थे जब वो रवाई कांड जब हुआ था, तो उस समय वो यूरोप की यात्रा में थे। जब वो यूरोप की यात्रा से वापस आए थे तो इन्होंने रवाई कांड की जांच के लिए एक कमेटी भी नियुक्त की थी नरेंद्र शाह ने। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी घटना है नरेंद्र शाह के शासनकाल की, तो वो है श्रीदेव सुमन की मृत्यु। श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है 25 जुलाई 1944 को, और इस समय राजा कौन था, नरेंद्र शाह थे। और एक और अन्य घटना है अगस्त समझौता 1946 में, ये भी किसके शासनकाल में हुआ था, नरेंद्र शाह के शासनकाल में। लेकिन ये अगस्त समझौता समझने से पहले आपको प्रजामंडल के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये जो अगस्त समझौता हुआ था ये प्रजामंडल और राजा के बीच हुआ था। देखो प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में, कहाँ होती है, देहरादून में होती है। और इसकी स्थापना कौन करता है, श्रीदेव सुमन। इसके मंत्री चुने जाते हैं प्रजामंडल के मंत्री श्रीदेव सुमन। अन्य सदस्य भी थे जैसे गोविंद राम भट्ट, तोताराम गेरोला, महिमानंद डोभाल, ये प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे। तो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है, लेकिन होती क्यों है, क्योंकि प्रजामंडल के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे राजा की छत्रछाया में एक उत्तरदायी शासन प्राप्त करना। यानी कि राजा के जो अन्य अधिकारी है वो क्या करते, जनता को प्रताड़ित करते थे। तो प्रजामंडल का ये मुख्य उद्देश्य था कि राजा, ठीक है, जो ये शासन चल रहा है, राजशाही शासन है, इसका वो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य था कि राजा की छत्रछाया में एक उत्तरदायी शासन होना चाहिए। हमें भी इस शासन में, मतलब जो राज शासन है, मतलब कुल मिला के प्रजामंडल की भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, और दोनों मिलकर जनता की क्या करेंगे, जनता की उन्नति में योगदान देंगे। जनता से जो मुफ्त अनाज लिया जाता है, मुफ्त श्रम कराया जाता है, उसका इन्होंने विरोध किया था प्रजामंडल ने। लेकिन जो नरेंद्र शाह के जो अधिकारी थे वो प्रजामंडल का लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो प्रजामंडल के लोग हैं ये राजशाही शासन को
हटाना चाहते हैं। तो प्रजामंडल की यही मांग थी। तो जो श्रीदेव सुमन थे वो भूख हड़ताल में इसीलिए बैठे थे, उन्होंने जो अनशन किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि राजा प्रजामंडल को क्या नहीं दे रहा था, मान्यता नहीं दे रहा था। लेकिन श्रीदेव सुमन ने भी ये साफ साफ कहा था कि हम राजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़ाई राजा से नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि एक उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जो प्रजा पर जो अत्याचार किए जाते हैं वो कम होने चाहिए। अब देखो, जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद प्रजामंडल और जो मतलब जनता थी वो भड़क जाती है। तो उसके बाद अगस्त समझौता होता है 19 अगस्त 1946 को। अब अगस्त समझौता क्या था, तो टिहरी दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता होता है 19 अगस्त 1946 को। इसके तहत प्रजामंडल के बंदी बनाए गए सदस्य, मतलब प्रजामंडल के जो भी सदस्य थे राजा उन्हें बंदी बना लेता था, तो उन सदस्यों को मुक्त किया जाना था। और प्रजामंडल के जो भी कार्य थे, अगर प्रजामंडल जो भी कार्य कर रही है अपने, उस पर राजा क्या नहीं करेगा, जो राजा के अधिकारी हैं प्रजामंडल के कार्यों पर कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। तो ये था अगस्त समझौता, जो किसके शासनकाल में हुआ, नरेंद्र शाह के शासनकाल में। कब हुआ, 19 अगस्त 1946 को। उसके बाद नरेंद्र शाह के शासनकाल में जनता का विद्रोह लगातार बढ़ता जाता है, और एक तो ऊपर से श्रीदेव सुमन की भी मृत्यु हो जाती है इन्हीं के शासनकाल में। तो जो नरेंद्र शाह था वो अक्टूबर 1946 को क्या दे देता है, त्यागपत्र दे देता है और अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को राजा बना देता है। और 22 सितंबर 1950 को नरेंद्र शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब राजा कौन है, तो वो है मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह का जो शासनकाल है वो है दोस्तों 1946 से लेकर 1949 तक। अक्टूबर 1946 में मानवेंद्र शाह राजा बन जाता है। और मानवेंद्र शाह जो कि पंवार वंश का, या आप कह सकते हैं टिहरी रियासत का अंतिम राजा है, क्योंकि इसके बाद टिहरी रियासत का विलय हो जाएगा भारतीय संघ में, उत्तर प्रदेश का एक जिला बन जाएगा टिहरी रियासत। अब देखते हैं मानवेंद्र शाह की प्रमुख जो भी इसके कार्य में जो भी प्रमुख घटनाएं हुई है उनके कार्य में। तो मानवेंद्र शाह का पिता का नाम क्या था, नरेंद्र शाह था, और इनकी माता का नाम था इंदुमती। प्रमुख घटनाएं क्या हुई, तो एक तो मानवेंद्र शाह ने शांति रक्षा अधिनियम कानून लागू किया अपने राज्य में। अब ये कानून क्या था, तो इसकी शुरुआत किसने की, मानवेंद्र शाह ने 28 अप्रैल 1947 को की। यानी 1947 को शांति रक्षा अधिनियम कानून लागू किया गया, किसके द्वारा, मानवेंद्र शाह के द्वारा। ये कानून क्या था दोस्तों, तो इसके अंतर्गत रियासत और राजा के विरुद्ध जो भी विद्रोह करेगा उसका दमन किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। तो ये था शांति रक्षा अधिनियम कानून, यानी राज्य में शांति बनाना। लेकिन देखो, जब विद्रोह अगर फैल गया है, क्योंकि एक तो ऊपर से 1947 में क्या हो जाता है कि भारत स्वतंत्र हो जाता है, कई रियासतें भारतीय संघ में विलय कर जाती हैं, और ब्रिटिश सरकार क्या करती है, जो रियासतों के राजा थे उनको 3 ऑप्शन देती है, या तो भारत के साथ विलय करना चाहते हैं, या तो पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते हैं, या वो खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो टिहरी रियासत के जो राजा थे मानवेंद्र शाह, वो भी अभी विलय नहीं करना चाहते थे, वो स्वयं स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो भारत देश तो आजाद हो गया था, लेकिन टिहरी की जो जनता थी, टिहरी रियासत की जो जनता थी, वो अभी भी क्या है, राजशाही शासन के अंतर्गत गुलामी में बंधी हुई थी। राजशाही शासन यहाँ पे चल रहा था। तो जनता यहाँ पे विद्रोह करने लग जाती है। प्रजामंडल उधर से लगातार राजशाही शासन को समाप्त करने की मांग कर रही थी। तो इसीलिए मानवेंद्र शाह यहाँ पे शांति रक्षा अधिनियम कानून लागू करता है, जिसके तहत टिहरी रियासत और राजा के विरुद्ध जो भी विद्रोह करेगा उसका दमन किया जाएगा। अब जनता यहाँ पे और भड़क जाती है, और इन्हीं के शासनकाल में सकलाना विद्रोह होता है दोस्तों 1946 और 47 में। सकलाना विद्रोह में क्या होता है कि 1947 में जो सकलाना के मुआफिदार थे, इन्होंने टिहरी रियासत से अपने संबंध तोड़ दिए और सारे अधिकार किसको दे दिए, प्रजा को दे दिए, प्रजामंडल को दे दिए। यानी सकलाना पहले ही क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। दूसरा जो आंदोलन होता है कीर्तिनगर आंदोलन 1948। इसमें आपको 2 नाम नोट करने हैं, नागेंद्र सकलानी और दूसरे थे भोलूराम। तो नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में होता है कीर्तिनगर आंदोलन, किसके शासनकाल में, मानवेंद्र शाह के शासनकाल में। नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में जनता क्या करती है, कीर्तिनगर अदालत पर अधिकार कर लेती है। 11 जनवरी 1948 को जनता और पुलिस के बीच में झड़प होती है, संघर्ष होता है। इसमें 2 व्यक्ति नागेंद्र सकलानी और भोलूराम क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ पे जनता और आक्रोशित हो जाती है, और जनता कहाँ पहुँच जाती है, टिहरी पहुँच जाती है।
और मतलब इन दो शहीदों के शव लेकर टिहरी पहुंच जाती है और वहीं वहीं इनका अंतिम संस्कार कर देती है। तो जनता यहाँ पे आक्रोशित अब और मतलब जनता का आक्रोश बढ़ने लग गया है। तो फिर 15 फरवरी 1948 को टिहरी में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और उसके बाद फिर 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय हो जाता है भारत में। उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में टिहरी का विलय होता है भारतीय संघ में। तो इस हिसाब से यहाँ पे राजशाही जो शासन चल रहा था टिहरी रियासत में वो समाप्त हो जाता है। मानवेंद्र शाह अंतिम शासक जो कि टिहरी रियासत का था इसके शासनकाल में। और 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो राजशाही शासन था वो टिहरी में समाप्त होता है। उसके बाद मानवेंद्र शाह काफ़ी समय 7-8 बार क्या रहे हैं, संसद भी रहे हैं। जो संसद क्षेत्र है टिहरी का, वहाँ से वो संसद का चुनाव भी लड़े हैं, लगभग 7-8 बार वो जीते भी हैं। तो काफ़ी समय तक वो संसद भी रहे हैं। उनकी जो पुत्रवधू हैं वो भी वहाँ से संसद का चुनाव लड़ी हैं, वो भी वहाँ से जीती हैं। तो खैर वो अलग बात है। तो ये यहाँ पे दोस्तों जो टिहरी रियासत का संपूर्ण इतिहास मैंने आपको बता दिया है। सुदर्शन शाह से हमने शुरू किया था और मानवेंद्र शाह तक जो कि अंतिम शासक हुए हैं टिहरी रियासत के या पंवार वंश के, ये अंतिम शासक इनको आप कह सकते हैं। तो इसके डिटेल्स नोट्स दोस्तों आपको हमारे ईबुक में मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं jardari-classes.in, उसमें आपको इसके MCQ भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी आपको प्रैक्टिस करनी है MCQ की ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।